बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क AGP। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम लाइव ट्रांसमिशन है जिसमें आप लाइव कॉल्स के थ्रू शमूलियत करते हैं। हम आपके मेडिकल रिलेटेड अमराज को सुनते हैं और हमारे साथ मौजूद डॉक्टर उनका भरपूर बेहतरीन कोशिश करते हैं कि उनका बेहतरीन जवाब देने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह डॉक्टर साकिब महमूद मौजूद हैं जो कि एक प्रोफेसर का दर्जा रखते हैं और ये एक प्रैक्टिसिंग GP हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज़ एंड कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैन। डॉक्टर साहब, आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगा कि हम ब्लड प्रेशर से करें क्योंकि ब्लड प्रेशर की एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है और स्पेशली हमारी एशियन कम्युनिटी में ये बहुत ही आम तौर पे पाई जाती है। बहुत सारे लोग स्पेशली UK में भी इस पर सफ़र करते हैं। मैं आज ही रिसर्च कर रहा था कि UK में 25% से ज़ायद जो मर्द हैं वो ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला हैं और जबकि 25% से ज़ायद ख़वातीन और 31% से ज़ायद मर्दों में इनकी शरह कुछ ज़्यादा है। और ये NHS को सालाना 2.1 बिलियन पाउंड कॉस्ट करती है और ये ऐसी बीमारी है जिसमें 50% से ज़ायद लोग जो मौत की घाट उतर जाते हैं वो इस वजह से उतर जाते हैं क्योंकि वो इस बीमारी में मुब्तला जो उनको दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ रेगुलरली नहीं लेते या अपनी मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं वो उनको प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को फॉलो नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये क्योंकि ज़ाहिर हर इंसान का ब्लड प्रेशर है, क्या लेवल होता है ब्लड प्रेशर का जबकि ये एक बीमारी बन जाती है? बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में दावत देने का। तो ये टॉपिक जो आपने चुना है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में साइलेंट किलर, यानी कि ये वैसा किलर है जो कि आपको अलामत नहीं देता है। अगर किसी को इस चीज़ की तकलीफ़ हो ब्लड प्रेशर की तो होता ये है कि जैसे आपके पाइप्स होते हैं घर में, इसके अंदर पानी होता है, इसके अंदर प्रेशर होता है। इसी तरह से ये आपकी जो खून की शरियानें हैं इनके अंदर एक ख़ास प्रेशर होता है जो कि हार्ट आपका पंप करता है। इतना होना चाहिए कि पूरी जिस्म के जितने अज़ा हैं सारे जो हैं हाथ पैर स्किन हर जगह वो पहुंच जाए। लेकिन अगर उस प्रेशर की वो जो है लेवल बढ़ता चला जाए तो उससे काफ़ी सारा नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान जो है उसका कॉम्प्लिकेशन वो हार्ट अटैक हो सकता है, फिर स्ट्रोक की अलामत हो सकती है, या फिर ये कि आपकी जो गुर्दे हैं वो फेल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। आँखों पे ऊपर भी असर पड़ सकता है उसका। ये आप समझ दें कि प्रेशर अगर किसी भी चीज़ में अगर बढ़ता चला जाए तो उसका क्या होगा असर। तो जैसे फट जाता है, जैसे प्रेशर कुकर है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो वो बर्स्ट हो सकता है। इसी तरह से ये खून की जो रफ़्तार है इसके ऊपर इसका असर पड़ता है। तो ये दिल के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा असर होता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट और असर है वो दिल के ऊपर होता है इसका। अच्छा नाज़रीन, आपको रिमाइंड कराते चलें कि ये क्योंकि लाइव कॉल का सिलसिला भी अब स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज का हमारा फोकस जो है वो ब्लड प्रेशर पे ऊपर है, लेकिन आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल इनसे पूछ सकते हैं और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आपको इसका बेहतरीन जवाब दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो ब्लड प्रेशर है ये एक साइलेंट किलर भी है। मुझे एक शेर भी याद आता है इसमें कि हम समंदर की तरह ज़र्फ़ वसी रखते हैं दोस्त, हम समंदर की तरह ज़र्फ़ वसी रखते हैं दोस्त, दिल में तूफ़ान भी हो तो चेहरे पे सुकून रहता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल में तूफ़ान भी होता है, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन वो उसको शेयर नहीं करते। जी। और ये भी मेरा ख्याल है एक बहुत कॉमन रीज़न होती है जिसमें ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां का बायस बनती है। तो इसमें कितना इंपॉर्टेंट है कि हम स्पेशली मेंटल हेल्थ जो अवेयरनेस है उसके लिए क्या आप लोगों के साथ शेयर करें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनको साथ शामिल करते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने एक सवाल पूछना था। ये मेरे मियाँ को डायबिटी है और उनको डिमेंशिया है और ये बहुत रात को बेड कर देते हैं, कभी जिंदगी में नहीं किया। अब तो इतना पेशाब करते हैं कि सुबह ये जैसे किसी ने पेशाब में नलाया है। तो ये क्या करूं, इनकी मुझे समझ नहीं आती रोजाना। और फिर ये डिमेंशिया के पेशेंट है, ये साफ भी नहीं करने देते। आप कोई बताएं क्या करूं। डॉक्टर साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, तो ये जो तकलीफ़ हुई आपने बताया कि पेशाब इनका रात को हो जाता है, ये नई चीज़ है या काफ़ी अरसे से चल रही है?
ये कभी भी नहीं हुआ जिंदगी में, लेकिन अभी बिकॉज इनका डिमेंशिया, वास्कुलर डिमेंशिया है, शुगर भी है, और ये अभी बस महीना डेढ़ हुआ है, और ये इतना पेशाब करते हैं, इतना डॉक्टर देखन जैसे दिन को इतना नहीं करते, रात को तो जैसे पूरा बिस्तर गीला कर देते हैं। और दूसरा इनके कपड़े, इनके मसलन ये कोशिश करते हैं मसलन पैर करने का, लैपी में नहीं करते, तो ये बहुत सुबह उठे तो इतने गीले होते हैं जैसे किसी ने पानी से पेशाब से नला दिया। तो मैं पूछना चाहती थी ये क्या वजह, इनकी शुगर की वजह से हो रहा है या कि इनका ब्लैडर वीक है, या क्यों ये मसलन डिमेंशिया की वजह से, डिमेंशिया मेरे हर मिडिल स्टेज में है, किस वजह से ये हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इनका जवाब दे दूं? बिल्कुल ठीक है, आपको इनका जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने का। एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनको भी साथ शामिल करते हैं, फिर जवाब इनका कटा देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप, क्या सवाल करना चाहेंगी? जैन, क्या हाल है आपका बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह करम, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं। लास्ट रमजान में आपने मुझे नहीं बुलाया था, मैं नेक्स्ट में आपने बुलाना है मुझे। जी ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच आंटी, आपका जबरदस्त प्रोग्राम था आपका। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खाने देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। चलें ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह और आपको बरकत डाले। आमीन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब सलाम जी करें। वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे है कि मेरा हाई ब्लड प्रेशर मुझे रहता है, लेकिन मैं मेडिसिन लेती हूँ ना। जी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा वो ना, मैं हाई ब्लड प्रेशर है, मेडिसिन में लेती हूँ, उससे कंट्रोल तो रहता है। मेरा स्टेंट भी पड़ा था 6 मंथ अगो, तो अभी पहले तो काफी तबीयत बीच बीच में खराब होती रही, अब लेकिन थोड़ी सेटल डाउन हो गई हूँ। लेकिन मुझे सांस बड़ा चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, जरा किचन से उधर दूसरे कमरे में जाऊं तो मुझे सांस चढ़ता है। तो आप अभी बता रहे थे, मैंने अभी ऑन किया टीवी आपका, तो आप बता रहे थे हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि बेहतर है मैं आपको बताऊं। जी जी, तो ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक ये है जो सिम्टम आपने बताया। तो ये मुझे बताएं कि कितने अरसे से शुरू हुआ ये सांस का चढ़ना, ये नई अलामत है या ये सांस मुझे जी अच्छा ठीक है। और दवाई कौन सी ले रही? 7-8 साल से मुझे चढ़ता, और ये रुका ही नहीं है, इसी तरह ये चढ़ता है। सीने में दर्द होता है जब आपको सांस चढ़ता है? तो नहीं, पहले जब स्टेंट नहीं ना पड़ा था, अच्छा, तो बहुत तकलीफ रही मुझे चेस्ट में, अब नहीं है। एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसा फील होता है कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है जब सांस? नहीं, वो भी नहीं है, वो नहीं होता। बस चढ़ती हूँ तो हाँ, वो फर्क तो पड़ता है, अच्छा। पड़ता है। और वजन आपका कैसा है, कम है? मेरा 11 स्टोन है, मैं 5'2" हूँ। शुगर की बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर नहीं। ठीक है, तो अब इसका ये इनको मैं जवाब देंगे। और कोई सवाल? पहले एक सेकंड, आपने जिक्र किया कि आपको स्टंट भी डला है, आपका पहले भी हार्ट का प्रॉब्लम रहा है? हार्ट का प्रॉब्लम मुझे काफी देर से था, ये मुझे चेस्ट पेन, तो लेकिन अभी उन्होंने स्टेंट डाला 6 मंथ अगो। ओके डॉक्टर साहब, कोई और इनसे सवाल करना चाहेंगे? नहीं, सवाल मैं चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आंटी आपका कॉल करने का। डॉक्टर साहब, पहले जो सवाल था कि उनके हस्बैंड के लिए उनको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है और डायमेंशिया है, और उनको यूरिन जो है कंट्रोल नहीं होता और उनका बेड वगैरह वेट हो जाता है, तो उनको क्या रीज़न हो सकता है? उसमें कई चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब डिमेंशिया हो जाता है तो ऐसा होता है कि जो दिमाग का कनेक्शन आपके जो ब्लैडर से है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। तो फिर उसमें ये उनको ये सलाहियत नहीं रहती कि जैसे नॉर्मल लोग हैं कंट्रोल करते हैं कि जब जाना है उस वक्त जाके कर दिया और फिर रोक लिया, तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती, तो उनके काबू में नहीं है ये, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ है वो ये भी हो सकता है कि शुगर काफ़ी बढ़ी हुई है, इसलिए रात को जो है काफ़ी ज़्यादा पेशाब आता है। तीसरी जो चीज़ है वो ये हो सकती है कि पेशाब के जो मसाने में जो ब्लैडर में उसमें इन्फेक्शन हो जाए। जब एकदम से इन्फेक्शन हो जाता है तो ये चीज़ काफ़ी बढ़ जाती है, ये भी हो सकता है। चौथी चीज़ ये है कि या तो इनको पहले से प्रोस्टेट एक चीज़ होती है, ग्लैंड होता है, उसकी बीमारी थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, वो बढ़ गया है प्रोस्टेट, उसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन इसके कई सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करनी चाहिए। जीपी से आप रब्ता करें, सबसे पहले ये पता लगाएं कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं, जो कि बड़ा आराम से एक टेस्ट होता है जिसको यूरिन का सैंपल देके चेक किया जाता है। तो अगर वो अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए इन्फेक्शन, तो बाकी चीज़ें फिर कंट्रोल की जा सकती हैं। दूसरी ये कि ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि वाटर टैबलेट कहते हैं हम उसको रात में ना दें, क्योंकि रात में फिर वो काम करेंगी और खूब जो है पेशाब बनाएंगी। सबसे आसान तरीक़ा ये है कि इनका जो पानी का पीने की जो मकदार है उसको रात के या शाम के टाइम पे रोक दी जाए। सारा पानी जो उनको पिलाना है दिन के वक्त पिलाएं,
ताकि जब ये अवेक हों और दूसरे लोग भी हों, ताकि रात में ये चीज़ होना। तो जैसे जैसे रात चलती जाए शाम को पानी का जो उनका जो क्वांटिटी है पीने की वो कम कर दें हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ ये बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा अगर ये ना हो तो डिस्ट्रिक्ट नर्सेज होती हैं, वो आपको पैड्स देती हैं, वो रखें, या फिर कैथेटर होते हैं इस किस्म के जो कि अंदर नहीं डाले जाते, ऊपर से लगा दिए जाते हैं, तो रात को वो फिट कर देते हैं ताकि उनको तो पता नहीं कि कब ये उनको जो है ये रिलीज़ करना होगा, तो वो एक बैग में आ जाता है, तो ताकि कम से कम उनके लिए जो है ये हाइजीन का मसला ना हो और ये बिस्तर ख़राब ना हो। तो ये चीज़ इसके लिए तदारुक ये हो सकता है, बहुत आराम से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें पता लगाएं कि शुगर तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई है, इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं, और पानी, और ये जो दूसरी दवाई मैंने कही थी वाटर टैबलेट, वो तो रात में ना दे रहे हो आप, उसको दिन में दें या फिर उसको कम करवाएं कि उसकी ज़रूरत ना हो। तो बिल्कुल शेखर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसके बाद जो हमारी एक बड़ी रेगुलर कॉलर्स हैं आंटी, उन्होंने बड़ा अपने हमारे प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट भी करती हैं और उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई भी किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। उनका सवाल ये था कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है और उनका ऑलरेडी एक स्टंट भी डल चुका है, लेकिन अब सांस जो ज़्यादा चलता है उसकी क्या वजह हो सकती है? तो उसकी सबसे जो डायरेक्ट वजह ये हो सकती है कि जब आपका स्टेंट पड़ा था उसकी वजह से सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हुई थी हार्ट के, तो हार्ट का जो मसल है आपका, जो पट्टा है, वो आपका वीक हो गया है। उसकी वजह से होता ये है कि आप जब एक्सरसाइज करती हैं तो वो कीप अप नहीं कर पाता, तो आपका जो है हार्ट, जिसको कहते हैं हम हार्ट फेलियर की अलामत है ये। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपकी जो दिल की धड़कन की जो वो चीज़ है, इसको हमने एक प्रोग्राम भी किया, उसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, वो रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो गई हो। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी नफ्स को ख़ुद फील करके देखें। अगर वो रेगुलर तरीके से नहीं चल रही है तो फ़ौरन आपने जीपी के पास जाके उसका एक हार्ट की ट्रेसिंग होती है, ईसीजी करवाएं, और उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकते हैं, स्ट्रोक की अलामात हो सकती है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि एक ब्लड टेस्ट हो सकता है जिससे पता लग सकता है कि ये आपको हार्ट फेलियर की अलामत तो नहीं, क्योंकि मुझे यही लगता है कि अगर स्टेंट ना भी पड़ता हो, बहुत सारे लोगों को जो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है आगे चल के उनको ये बीमारी हो जाती है कि हार्ट आपका इनलार्ज हो जाता है और फिर उसकी वजह से ये फेलिंग होती है हार्ट की। हार्ट जो आपका केपेबल नहीं होता इतना कि आपकी वो, जब आप एक्सरसाइज करें तो वो साथ में वो पीट कर सके, सर्कुलेशन को पहुंचा सके। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि चेक करें पल्स अपनी, कहीं ये रेगुलर तो नहीं हो गई है, फिर ईसीजी करवा लें। दूसरा एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जो कि आपके जीपी आपको दे सकते हैं, उससे पता लग जाएगा कि ये आपका हार्ट वीक तो नहीं है। अगर वीक है तो उसकी भी दवाइयाँ होती हैं बहुत सारी। और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो आपका जो दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की, उसको लिए आप ये कोशिश करें कि आपका जो टारगेट बताया गया है ब्लड प्रेशर का, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम के साथ हम कहते हैं कि 130 से 140 ऊपर का और नीचे वाला 80 के करीब हो, तो इस लेवल पे रहे। उसके लिए एक मशीन ख़रीद लें आप कहीं से भी, और अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर तरीके से चेक करें। अगर वो इस लेवल से ऊपर जा रहा है तो फिर आप जाएं अपने जीपी को कांटेक्ट करें, कहें कि ये जो दवाई दी गई है या तो उसकी डोज बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर किसी और दवाई को ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो भी ये चीज़ें होती हैं कि लोगों को सांस फूलता है। बिल्कुल, उन्होंने बताया डॉक्टर साहब कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और उनको सांस तो चढ़ता है। डॉक्टर साहब, अच्छा आपने जिक्र किया कि जो अपनी नब्ज़ खुद ही आप चेक कर सकते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है, किस तरह से चेक की जा सकती है, और रेगुलरली हमारी नब्ज़ की क्या रफ्तार होनी चाहिए जनरली एक आम इंसान के लिए जो हम घर में चेक करना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली गैजेट्स मौजूद हैं जब उससे चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ कोई भी गैजेट इस्तेमाल के बगैर अपनी नब्ज़ चेक करनी है तो क्या पॉसिबिलिटी है और क्या तरीका? बहुत आसान तरीका ये है कि अपनी कलाई को लेके आएँ और ये 2 उंगलियों को रखें और इसके ऊपर दबाएं। जब आप दबाएंगी तो आपको फील होगा दिल की धड़कन की तरह, और उसको रखे रहें यहीं के ऊपर, और उसके ऊपर आप ख़ुद तयन करें कि ये लगातार आ रही है या फिर इसमें गैप बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या फिर इरेगुलर है। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, या तेज़ हो रही है, हल्की हो रही है, तेज़ हो रही है, तो ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। अगर बिल्कुल बराबर आ रही है हर रेगुलर तरीके से, रेगुलर इंटरवल्स में, तो बिल्कुल ठीक है पल्स। दूसरी अगर बहुत तेज़ है तो अपनी घड़ी की जो सुई है उसको रख के देखें ऐसे करके, और गिने 1 मिनट के अंदर कि कितना है। तो 1 मिनट के अंदर जो रफ्तार होनी चाहिए 60 से 70 या फिर 80, एक रेंज रख लें कि 70 से 80 के करीब होनी चाहिए एक आम आदमी की। अगर ये ज़्यादा आ रही है, जो कि ये भी एक बीमारी की अलामत है कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, तो आपकी शायद जो पल्स है रेगुलर तो है लेकिन बहुत तेज़ हो रही है कि 80, 90, 100 के करीब, 100 से ज़्यादा अगर वो है तो ये भी एक अलामत हो सकती है कि आपका जो हार्ट है स्ट्रगल कर रहा है, ये फेलिंग हो रही है हार्ट बीट का ज़्यादा होना भी एक अलामत साइन है। बिल्कुल, एक और कॉलर मौजूद है, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरी उम्र 55 है। जी हाँ। तो मुझे पेट में ज्यादा तकलीफ रहती है 3-4 साल से। तो इधर डॉक्टर ने काफी चेक किया है, गोलियां भी दी हैं, सारा कुछ किया, डायबिटिक भी हूँ। तो अभी कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं खाना नहीं सूट करता। ओके पेट में दर्द रहता है, पेट फूल जाता है, तो नींद नहीं आती रात को। ओके तो अब डॉक्टर ने मुझे सोने की गोली दी है। ओके। रात गोली खा के सो जाती हूँ, पेट में तकलीफ रहती है बहुत। आपको डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होती है या वैसे आपने कहा स्वेलिंग भी हो जाती है पेट जी। में? नहीं, डाइजेशन की। डाइजेशन की एक प्रॉब्लम। दो सवाल करना चाहूँगा जी मैं। जी। तो सबसे पहले ही मुझे बताएंगे कितने साल से डायबिटीज़ है आपको? मुझे 4 साल से अच्छा, डायबिटीज है। 4 साल से, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपने कहा पेट की तकलीफ़ है, जो पेट फूलने लगता है, तो उसके बाद आपको डायरिया भी होता है कि बार बार जाना पड़ता है, खाना खाते ही ऐसे लगता है कुछ लोगों के टॉयलेट जाना है, ऐसा तो नहीं होता नहीं, आपको? नहीं, तो फिर क्या डायरिया नहीं तकलीफ़ होता। होती है? सिर्फ पेट फूलता है और दर्द होता है? जी, दर्द थोड़ा थोड़ा दर्द ऐसे होता है जैसे गर्म कोई चीज रखूं पेट पे तो ठीक हो जाए, अच्छा, लेकिन जी वो जी। फूलने की जो है ना, जो भी नाश्ता करूं तब भी ऐसे ही है, खाना खाऊं तब भी मैं कोई फ्रूट वगैरह कोई खाना सही तरीके से खा नहीं सकती। अच्छा, तो सांस भी फूलती है। तो अब वॉक भी करती हूँ तो उसकी वजह भी इस तरह ही बनती है। और आपको सीने में जलन की प्रॉब्लम तो नहीं होती? जलन की मैं दवाई लेती हूँ तो जलन नहीं होती, अगर मैं दवाई ना लूँ तो जलन होती है। अच्छा, ठीक है। और ये जो टॉयलेट है इसमें कभी आपने खून तो नहीं देखा है, जैसे कि खून होता है जब आप फ्लश नहीं, करते हैं? नहीं। ठीक है। अच्छा, तो चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ठीक। इसका जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने का। डॉक्टर साहब जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, तो इसके लिए सबसे कॉमन चीज़ जो होती है वो एक कंडीशन होती है, तो कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। जैसे कि आपकी जो बावल की जो एक्टिविटी है वो एक डिस्टर्ब हो जाती है, और कई चीज़ें हैं इसकी वजह ये हो सकती है कि कोई खाने की ऐसी चीज़ है जो आपको सूट नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से ये होता है। बहुत ज़्यादा एसिड हो उसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो डाइट को आप नोट करें, सबसे पहले डायरी रखें खाने की, फूड डायरी इसको कहते हैं, और ये नोट करें कि कौन से खाने खाती हैं जिससे एकदम से बढ़ जाता है ये, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और उसके बाद फिर आप उन चीज़ों को अवॉइड करें खाने के लिए। कभी कभी ये होता है कि आपके जो बैक्टीरिया हैं, जो आंतों के जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि योगर्ट्स आते हैं, प्रोबायोटिक्स आते हैं, तो वो आप ख़रीद सकती हैं बाज़ार से और सुपरमार्केट में मिलते हैं, वो खाएं, उससे ये चीज़ बेहतर हो सकती है। ये करके देखें। डायबिटीज़ जो एक बीमारी है उसमें भी ये होता है कि आपकी जो आंतों की जो रफ़्तार है वो कभी कभी स्लो हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ख़ास बिल्कुल, और तौर पे स्पेशली आपने योगर्ट का जिक्र किया, क्योंकि हम एंटीबायोटिक वगैरह कोई भी चीज़ ऐसे लेते हैं उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल। एक और कॉलर मौजूद है, उनको भी जी। साथ शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगी आप? जी, मैंने अपने मुझे ना यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, और आजकल तो ख़ास तौर पे 1 महीने से बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ है। रात को भी मैं 6-7 दफ़ा उठती हूँ और दिन में भी जल्दी जल्दी आता है पेशाब। तो मैंने ये पूछना है। जी डॉक्टर साहब, उनको मैं- यूरिन इन्फेक्शन तो- प्रॉब्लम के जी, सवाल। मुझे ब्लड प्रेशर भी है, हाई ब्लड प्रेशर। जी जी। अच्छा, आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है? डायबिटीज़ तो नहीं है आपको? आपको डायबिटीज़ है? पardon? आपको डायबिटीज़, शुगर नो है? नो नो, नहीं। ठीक है। ठीक अच्छा, है। तो नहीं है। ब्लड प्रेशर आपका और कंट्रोल? मेरे टांगों में और जिस्म में बहुत दर्द रहती है। जी जी, ठीक है। ठीक है। तो आपने कहा कि ये इन्फेक्शन का, आपको कैसे पता कि ये इन्फेक्शन है? क्या अलामात क्या होती हैं? आपको जलन होती है या फिर बार बार आता है पेशाब? अगर आप काइंडली अलामत अपनी टीवी का होती हैं कि वॉल्यूम मेरी कम कर बैक- दीजिएगा प्लीज़। जी, बैक में बहुत दर्द होती है, फ्रंट पे होती है, समटाइम्स इंटरनल पेन भी होती है। जी, उनका सवाल ये, वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि यूरिन इन्फेक्शन है, तो आपको क्या डॉक्टर ने कहा कि यूरिन इन्फेक्शन है, या आपको कैसे मालूम हुआ कि यूरिन इन्फेक्शन है? अगर आपने प्लीज अक्सर मुझे यूरिन इन्फेक्शन निकलता है। मैं अपने जीपी के पास अच्छा। जाती हूँ और मुझे एंटीबायोटिक दे देते हैं, जी। बार बार एंटीबायोटिक देते हैं। वो भी मेरे लिए मैं समझती हूँ अच्छा नहीं होता। जी बिल्कुल।
चलिए बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, उसके कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको अभी तक नहीं है शुगर की बीमारी तो सबसे पहली चीज़ जो है वो एक्सक्लूड करवाएं। तो एक ब्लड टेस्ट करवा के देख लें कि शुगर है कि नहीं, क्योंकि ये हाइड एंड सीक का खेल खेलती है। शुगर की बीमारी बड़ी आराम से नहीं पिक होती। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि हमने कराया नॉर्मल है, फिर अचानक वो हो जाती है, तो उसको कराएं फ़ौरन तरीके से। दूसरी चीज़ जो है कि तो नेक्स्ट डॉक्टर टाइम साहब आप कदा कलामी माफ़, एक और कॉलर मौजूद ठीक है, है। फिर हम इसके बाद चलिए, डिटेल ठीक जवाब है, देते हैं। ठीक, जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करना जी चाहेंगे? डॉक्टर साहब, असल में बात ये है कि मेरे एक भांजा है, बहन का बेटा, तकरीबन 20-22 साल का है। तो उसको ये बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम है कि वो जो जब भी खाना खाता है या नाश्ता करे या खाना खाए तो फौरन वो टॉयलेट जाता है और फिर आके वो इतना कमजोर हो जाता है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से होता है उसको। फौरन वो मतलब काफी इलाज करे, होम्योपैथिक के भी, सब कुछ समझ में नहीं आता कि है क्या उसे। ओके, चलिए बिल्कुल ठीक है जी, आपको जवाब देते हैं इसका। डॉक्टर साहब इससे पहले जो सवाल था जी, जी। उनको कि यूरिन इन्फेक्शन है, जी जी उनको रात को स्पेशली 6-7 दफ़ा जी कम हाँ। से कम टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है और साथ हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है। तो और स्पेशली बॉडी एक, और बॉडी एक बहुत सारी जी। ख़वातीन को हमारे यहाँ होती जी, है। पहले तो इसका जवाब देते हैं, फिर बॉडी एक पे भी कुछ गुफ्तगू करते ज़रूर हैं। ज़रूर। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये चीज़ तयन करनी चाहिए कि ये बिल्कुल सही मायनों में इन्फेक्शन है कि नहीं। कभी कभी ये हम अज्यूम कर लेते हैं डॉक्टर हजरात भी के खाली हिस्ट्री से। तो अब आपके इतनी दफ़ा जब हो रहा है आपको और आपको बार बार एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो ये भी हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक दी गई है उसके रेजिस्टेंस डेवलप हो गया और पूरा इन्फेक्शन ट्रीट होता नहीं है, फिर दोबारा हो जाता है। तो अब उनको ये कहें या नर्स को कहें कि ये सैंपल को भिजवा दिया जाए हॉस्पिटल में चेक करने के लिए। तो उसमें फिर ये होगा कि ये दवाइयों की लिस्ट आ जाएगी कि ये एंटीबायोटिक जो है इससे रेजिस्टेंस है आपको या ये आपको देनी चाहिए उसको कम्प्लीटली क्लियर करने के लिए। एक चीज़ तो ये है। नंबर चीज़, पहली चीज़ मैंने बता दी थी कि आपको शुगर को जो है एक्सक्लूड करना चाहिए। दूसरा ये है कि कभी कभी लोगों को ये फ़ील होता है कि बार बार जा रहे हैं लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता। वही होता है कि आपकी ब्लैडर की कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है और जितना ज़्यादा आप जाएंगी उतना वो श्रिंक होता जाता है, तो फिर उनको ये फ़ील होता है कि ये इन्फेक्शन हो गया है। तो ये भी एक चीज़ है, बहुत कॉमन है। तो उसमें यह है कि रात को जब आपको बहुत ज़्यादा होता है तो आप रात में फ्लूइड्स को कम कर दें। शाम में सारे जो आपके जो पीना है, आपको पानी पीना है, ख़ासतौर पर चाय वगैरह, वो रात में बिल्कुल ना पिए ताकि आपको रात में इस चीज़ की तकलीफ़ ना हो। फिर फाइनली अगर ये बिल्कुल सच मानों में ही अगर इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो फिर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है या फिर आप प्रोन हैं इन्फेक्शन के लिए, तो आपके जीपी को चाहिए कि एक आपको रेफ़र कर दिया जाए, अल्ट्रासाउंड करवाएं। और एक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो कि चेक करते हैं कहीं आपको ब्लॉकेज तो नहीं है कहीं यूरिन के ट्रैक में, तो इसकी वजह से भी बार बार इन्फेक्शन होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 6 महीने में 6 दफ़ा इन्फेक्शन हो गया तो फिर आपको रेफरल कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने रेगुलर जो जीपी है उससे ज़रूर रब्ता कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद ये है कि आपके अवेयरनेस में इजाफा किया जाए या आपके नॉलेज में इजाफा किया जाए। इसलिए अपने जो रेगुलर जीपी है उनसे कंसल्ट ज़रूर किया जाए ताकि आपको अगर कोई इस तरह का कोई स्पेशल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जा सके। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, हम मुख्तसर वक्त के बाद दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क ए जीपी और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है डॉक्टर साकिब महमूद साहब के साथ। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉलर ने अपने नेफ्यू के लिए कॉल की थी कि उनकी नेफ्यू की एज है 20 से 22 के दरमियान उनकी एज है और वो उनको फूड के बाद फ़ौरन टॉयलेट जाने की हाजत होती है और वो उसके बाद वीकनेस की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। तो ये क्या वजह हो सकती है? कोई इन्फेक्शन है या और कोई वजह हो सकती है इसकी? अब इसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। एक तो यंग लोगों में अमूमन वही कंडीशन है जो मैंने जिक्र किया था पहले, उसको कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। मतलब ये है कि आपका बावल जो है, जो आपकी जो आंतें हैं वो इरिटेट हो जाती हैं कुछ चीज़ों से जो आप खाते हैं। तो उसमें फिर ये पता लगाना होगा कि कौन सी चीज़ है जो इरिटेट करती है बावल को। तो अगेन उसके लिए फ़ूड की डायरी रखें, देखें कि ये चीज़ खाने से होता है, इससे नहीं होता है। कई दवाइयाँ मिलती हैं जो कि ओवर द काउंटर होती हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं। कभी कभी ये होता है कि सोर थ्रोट होते हैं यंग एज में बच्चों को, तो काफ़ी दफ़ा एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उससे जो आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये चीज़ें होती हैं कि ब्लोटिंग होती, फूल जाता है, कि मामून लोग कहते हैं कि पेट फूल रहा है और एकदम से बाथरूम जाने की शिकायत होती है। लेकिन
कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रूल आउट करने के लिए। एक जो होती है इसको हम कहते हैं सीलियाक डिजीज़ या वीट इंटॉलरेंस, तो वो यंग लोगों में पाई जाती है। उसमें फिर ये होता है कि खून की भी कमी हो जाती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही जो खा रहे होते हैं आप, वज़न कम हो रहा होता है। अगर वज़न कम हो रहा हो और अनीमिया हो जाए, इसको खून की कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, तो इसका मतलब है कि कोई और चीज़ है। तो उसके लिए फिर टेस्ट करवाने की ज़रूरत है यूजुअली, या फिर कभी कभी इन्फेक्शन भी होता है जो कि चल रहा होता है बार बार और वो ट्रीट नहीं हो रहा होता है, तो स्टूल का टेस्ट भी करवा देना चाहिए। या फिर ये कि एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है बावल की, तो वो भी एक कंडीशन है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़। तो वो भी स्टूल के टेस्ट के ज़रिए भी पकड़ी जा सकती है या फिर कैमरा टेस्ट हो सकता है। तो अगर ये बहुत अरसे से चल रही है और वज़न कम हो रहा है उनका और आपको लग रहा है कि उनका रंग भी पेल हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर ये सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, स्टूल का टेस्ट करवाने की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेट कराएं। बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब कहा कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली एंटीबायोटिक के बाद भी। इसको भी जी। गुफ्तगू करेंगे। एक कॉलर मौजूद है, उनको साथ शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपनी अम्मी के बारे में बात करनी है। उनको 2-2.5 साल से सर में बहुत ज्यादा दर्द है। माइग्रेन की वो गोली लेती हैं और ब्लड प्रेशर भी उनका हाई रहता है। तो डॉक्टर को चेक करवाया तो वो बस मेडिसिन देते हैं, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो उनका ब्लड प्रेशर कितना होता है? आपने कहा ब्लड प्रेशर हाई होता है? ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका, मतलब उनको सर में दर्द रहता है। ओके, आपने कभी चेक किया कि ब्लड प्रेशर की उनकी क्या एग्जैक्टली रीडिंग क्या होती है? चेक तो किया, लेकिन वो अब मुझे इतना याद नहीं, लेकिन वो हाई रहता है उनको। और मेडिकेशन कौन सी ले रही हैं, ब्लड प्रेशर की या हेडेक के लिए सिर्फ? जी, ब्लड प्रेशर की ले रही है, पैरासीटामोल भी लेती हैं अगर हेडेक हो जाए तो। ओके, डॉक्टर साहब कोई और सवाल करना चाहेंगे? जी, तो 2-4 सवाल करूँगा कि एक तो है कि ये सर का दर्द पूरे सर में होता है, एक तरफ होता है? ये पूरे सर में दर्द पूरे होता है, सर में उनका होता सर है। बिल्कुल सो जाता है, ऐसे उनको लगता है कि सुन्न हो गया हुआ है। तो सुबह में होता है या रात में, किस वक्त होता है सर में दर्द? शाम के टाइम दर्द। शाम के टाइम में होता है। अच्छा, इनको कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम तो नहीं है कि परेशानियां हैं कुछ घर में, डिप्रेशन टाइप की कोई? थोड़ी बहुत तो स्ट्रेस की होती रहती है। जी, तो ठीक है, एक काम आप ये करें कि पहली बात तो ये है कि एक और कॉलर है, उनको भी साथ शामिल करते हैं। ठीक। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना है। जी बिल्कुल, सुन रहे हैं आपको डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरा नवासा है 12 साल का, तो उसको 2 प्रॉब्लम है। एक तो रात को ना वो नाक से सांस नहीं ले सकता, बंद होता है उसका नाक, मुंह से सांस लेता है बेचारा। और दूसरा जो है वो उसका मतलब दांतों को बहुत चिबाता है, आवाजें आती हैं। मेरे पास होता है ना, तो मुझे पता चलता है कि उसके दांतों से आवाजें आती हैं, इस तरह मतलब चिबाता रहता है। अच्छा, और कुछ सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा, और इन्फेक्शन तो नहीं होता उसको बार बार, जैसे कि गले का इन्फेक्शन हो रहा हो या सीने में खांसी का प्रॉब्लम होता है, और तो कोई अलामत नहीं है इस तरह की? नहीं, उसको यही रेशा बहुत है बस। नाक से भी इतने टिश्यू यूज करता है इतने, फिर भी उसका नाक जो है एवरी टाइम बंद ही रहता है। फ्लू की अलामत बहुत है, लेकिन कोई इन्फेक्शन या खांसी वगैरह नहीं है। हाई फीवर भी हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। जी। उनका हाई फीवर की कोई मेडिकेशन लेते हैं वो ऑलरेडी? कभी नहीं दिया, ये फीवर की गोली कभी नहीं दी। वो आप ही प्लीज बता दें कि वो उसके लिए बेहतर है या क्या है। ओके, चलें, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सवाल का। बिल्कुल डॉक्टर साहब इसका जवाब दें। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो सवाल था उन्होंने ब्लड किया प्रेशर कि उनको 2.5 साल से बिल्कुल ये हेडेक की जो प्रॉब्लम है, अपनी वालदा के लिए उन्होंने सवाल किया, और ब्लड प्रेशर भी उनका हाई रहता है, और स्पेशली उनको इवनिंग में ज़्यादा हेडेक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यूजुअली ब्लड प्रेशर के ना कंट्रोल होने की वजह से भी लोगों को सर में दर्द हो सकता है। कई वजूहत हैं हेडेक की। एक तो कभी कभी कि आपकी जो आँखों की जो वो है बिनाई है वो चेंज हो गई, तो आपको ग्लासेस की ज़रूरत है, तो आई टेस्ट करवा के देख लें, उसकी वजह से अगर स्ट्रेन पड़ता है उससे भी हेडेक होता है। लेकिन कॉमनली ये होता है कि जो स्ट्रेस की वजह से लोगों को शाम के टाइम पे जो है ये हेडेक होता है, जनरलाइज, जैसे आपने बताया। माइग्रेन भी होता है लोगों को, लेकिन उसमें दूसरी अलामत होती हैं कि तेज़ रोशनी नहीं देख पाते, फिर उल्टी की शिकायत होती है। तो ये मुझे वो नहीं लग रहा है कि ये सिंपल हेडेक मुझे लगता है। उसके लिए एक तो पहले काम ये करें कि जो ब्लड प्रेशर जो है उसको कोशिश करें कि बिल्कुल कंट्रोल में रहे, और एक मशीन ख़रीद लें और देखें कि उसमें रीडिंग्स क्या आती हैं। और अगर वो ठीक नहीं आ रही हैं, 140 और 80 के करीब नहीं अगर हैं, 150 से ऊपर हैं, तो बिल्कुल ख़राब है ये ब्लड प्रेशर। और फिर आप जीपी से जाके कह के
दवाइयाँ और शामिल करवाएं या फिर बढ़वाएं डोज और एडजस्ट करवाएं, वो कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर परफेक्ट कंट्रोल में रहे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसकी वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उनको थकन महसूस रहेगी, अजीब सी कैफियत रहेगी। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये रूल आउट कराएं। आंखों का टेस्ट करवा के देख लें कि कहीं वो उसकी वजह से तो भी ये नहीं हो रहा है। फिर ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। कभी कभी खून में कमी हो जाती है, जैसे कि आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, उसकी वजह से भी हेडेक होता है लोगों को, या विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो कई वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से हेडेक हो। और आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। और हम मेरा ख्याल है कि स्पेशली हमारी जो ख़वातीन हैं उनको जो हेडेक की प्रॉब्लम एक थकावट की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि रेगुलरली घर में मसरूफियत और फिर बच्चों की परेशानियाँ, कोई ना कोई सर दर्द, उसकी वजह से भी हेडेक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। और पानी का इस्तेमाल भी कम करने की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों पर भी गौर कीजिए और अपने GP से रब्ता कीजिए, स्पेशली अपने ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप एक ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स घर में रख लें ताकि उसको मॉनिटर करें, पता हो आपको कि ब्लड प्रेशर की एक्चुअली रीडिंग क्या है, क्या रियली ब्लड प्रेशर हाई है या कोई और सिम्टम है या कोई और वजह है। डॉक्टर साहब, इससे अगला सवाल था कि उन्होंने अपने नवासे के लिए कॉल की है जिसकी उम्र अभी 12 साल है। उनका नोज़ ब्लॉक की जो ब्लॉकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कि नाक उनका बंद रहता है और नज़ा ज़ुकाम की शिकायत रहती है। और मैं खुद इस कैफियत से गुजर चुका हूँ। मुझे सेप्टोप्लास्टी को सर्जरी से गुजरना पड़ा, मुझे काफ़ी यूज़फुल रही। है फीवर की काफ़ी ज़्यादा शिकायत है और हमारा इरादा भी था कि हम है फीवर पे डिस्कशन भी करेंगे। तो इसके ऊपर एक तरह है फीवर पे तो रोशनी डालीजिएगा ज़रूर। और इनको स्पेसिफिकली क्या एडवाइस करते हैं जिनकी उम्र अभी 12 साल है, ऑब्वियसली ही स्टिल अ चाइल्ड। बिल्कुल, तो कई वजूहत हो सकती हैं। आपने ये कहा कि सांस वो अपने नाक से नहीं ले सकता है, तो उसकी जो मेजर वजह जो होती है नॉर्मली बच्चों में ये होता है कि पीछे आपके जो साइनस के पीछे, नाक के पीछे ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज रहती है। लेकिन ये जो आपने बताया कि बार बार उसकी नाक बहरी होती है, टिश्यू इस्तेमाल कर रहा होता है, उसका मुझे ये लगता है कि एलर्जी है किसी चीज़ से। तो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, ऐसी चीज़ों से भी हो सकती है जो कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते, जैसे कि घर में एयर फ्रेशनर है या अगरबत्ती लगा दी आपने या और कोई चीज़ है, किसी का परफ्यूम है, किसी भी चीज़ से वो ट्रिगर हो सकती है एलर्जी। तो एक ये एलिमिनेट करें। कभी कभी पेट्स होते हैं घर में, बिल्ली होती है उसके फाइबर से, या फिर फेदर होते हैं कपड़ों में जो आप सोते हैं, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो ये चीज़ इसको एलिमिनेट करना चाहिए। और फिर उसको रोकने की तदाबीर ये है कि ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन मिलती हैं जो कि वो दे सकते हैं बच्चे को। फिर स्प्रे आते हैं, नेज़ल स्प्रे, वो दे सकते हैं। तो उससे उसको रोकना चाहिए क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो इन्फ्लेमेशन इसको कहते हैं, जो खाल होती है अंदर नाक के अंदर की, वो फिर मोटी होती जाती है, सूज उसमें बढ़ती जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर उसमें हवा जा नहीं सकती, इसलिए फिर मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। तो वो मेरे ख़्याल से उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। या तो आप अपने GP से कंसल्ट करके लें, तो एक एंटी हिस्टामिन और एक स्प्रे होता है, उससे इमीडिएटली कम से कम ये सिम्टम कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कभी कभी पॉलिप्स जो होते हैं, जो अंदर जो खाल होती है, जो लाइनिंग होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, उसकी वजह से जैसे अंगूर की तरह की चीज़ें होती हैं जो उगने लगती हैं, तो उससे भी ये सांस की नाली जो है बंद हो जाती है नाक की, तो उससे सांस लेने की तकलीफ हो जाती है। तो कई चीज़ें होती हैं, इसके लिए एग्जामिन कराना चाहिए, बगैर देखे तो मैं बता नहीं सकता। और बिल्कुल मेरा बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि अगर आपको मुंह से सांस लेना पड़ता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैं एक्चुअली इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। और जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपका रात को मुंह बिल्कुल ड्राई हो जाता है और वो इट इज़ वेरी एनोइंग और वेरी पेनफुल। आप सो नहीं सकते, आप गुफ्तगू आसानी से नहीं कर सकते, चीज़ों पर एम्फेसिस नहीं डाल सकते। इससे डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा है फीवर पे अगर थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी डालिएगा कि ये क्या उसका ट्रीटमेंट है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम है कि नेज़ल ट्रिब्यूनेट जो है उनको रिड्यूस करना पड़ता है, उनकी वो ज़्यादा ग्रोथ उनकी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से एयरवेज ज़रा नैरो हो जाते हैं और फ्रांस की प्रॉब्लम रहती है। इसको पता हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे, स्पेशली है फीवर के हवाले से। एक कॉलर मौजूद है, उनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब जी, मैं मेरे बैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ एक गिट्ठ यानी कि उधर कोई स्पाइडर चलता है ना कि वो इतनी होता है कि मेरी मैं अपनी राइट हैंड पीछे भी नहीं अच्छी तरह कर सकती है ना। वो इतनी ऐसे मेरे को ऐसे फील होता है कि कोई स्पाइडर कुछ चलता है मेरी पीठ के पीछे है ना, इतनी कि 1 2 4 उंगला 8 उंगला जितनी ऐसी लंबी जगह पर ऐसे कुछ मिडल में चलता है ना। ओके जब का इंजेक्शन लगाया है ना मैंने, ये कोविड के, ये तब का शुरू हुआ है ना। ओके अच्छा,
और किसी जगह पे तो नहीं होता, टांगों में या हाथों में ये वाली कैफियत? बिल्कुल मिडल में नहीं होता, मिडल से थोड़ा राइट हैंड को, राइट हैंड को थोड़ा छोड़ के, तो चार एक गिठ के हिसाब से उधर से इतना इतना कोई से चलता है, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कोई और सवाल करना चाहेंगे? और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की? अर्थराइटिस वो मेरा ठीक है, तो मेरे को और तो मेरे को कुछ नहीं है। थोड़े कैंसर के आए हैं, मगर उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट शुरू नहीं करी है, नहीं वो कहते अभी लेवल बहुत कम है। कैंसर किस चीज़ का कैंसर है? ब्लड कैंसर। अच्छा। ओके, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सवाल करने का। डॉक्टर साहब इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, फिर हम वापस हाई फीवर पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सो बैक पेन पे जो उनकी क्या वजह हो सकती है? तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा फील होता है कि स्पाइडर चल रही है। स्पाइडर का मतलब ये है कि ये नर्व जो है इनकी, जो स्किन की, उसमें कुछ इरिटेशन हो रही। तो कई लोग इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्किन के अंदर से कोई कीड़े चल रहे हों या फिर जलन महसूस हो रही हो। तो ये इसको एक इंग्लिश में टर्म होता है न्यूरैल्जिया मेडिकल में। तो ये नर्व की इरिटेशन होती है। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। जनरल कॉज इसका ये होता है कि शुगर की ज़्यादातर लोगों को बीमारी होती है, उसकी वजह से हो जाता है, या किसी विटामिन की कमी की वजह से, जैसे B12 है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो रीढ़ की हड्डी में उस जगह अगर जो डिस्क जो है वो अगर नैरो हो गई या फिर निकल गई हो या डैमेज हो गई हो, उसकी वजह से नर्व जो है दब जाती है, तो उसकी वजह से इरिटेट हो रही होती है। तो ज़्यादा चांस यही लगता है कि उसकी वजह से है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, और कि कई दवाइयाँ आती हैं जिससे ये जो सिम्टम है कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। तो इसके लिए आपको अब अपने GP के पास जाके पता करना होगा कि और कोई अंडरलाइंग कॉज तो नहीं है। कभी कभी एक्सरे भी करवा देते हैं देखने के लिए कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, उसके बाद फिर इसका इलाज बड़े आराम से हो सकता है। डॉक्टर साहब, कोविड के उन्होंने वैक्सीनेशन का जिक्र किया कि उसकी भी कोई साइड इफ़ेक्ट कोई हो सकता है? बहुत अनलाइकली है कि वैक्सीनेशन की वजह से ये हो, लेकिन कुछ लोगों को हुए हैं, रिपोर्टेड है सिम्टम है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँ। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसके ऊपर कोई भी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस हाई फीवर पे कि आम इंसान के लिए ज़रा यहाँ पे बेशुमार लोग हाई फीवर में सफ़र करते हैं और इंतहाई इनकन्वीनियंट होता है जब आपको हाई फीवर होता है। मुझे आज सुबह की हल्की सी प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे ये सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कराने के बाद बहुत बेहतर है, लाइक आई फील अ लॉट बेटर। तो लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, किस तरह के ट्रीटमेंट, और स्पेशली पता कैसे चले कि ये है फीवर है? तो है फीवर होता क्या है, ये यूजुअली सीज़न होता है जिसमें पोलन जो होते हैं, जो आपके जो दरख्तों में और उसमें वो उड़दे होते हैं, तो वो कभी कभी दिखाई नहीं देते। तो उसकी वजह से जो रूरल एरिया इसमें इनका ज़्यादा असर होता है, जहाँ पे ये फसल उग रही होती है, तो उसमें से चीज़ें उड़ रही होती हैं हवा में, और वो जाके सीधा जब आप वहाँ से गुज़रें या उस इलाके में अगर ये हो पोलन की मकदार, तो फिर आप सांस लें तो आपकी जो नाक के जो बाल हैं उसमें फंस जाते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि फिर वो रिएक्शन करते हैं नाक के अंदर लाइनिंग में, और सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि उससे पानी बहना शुरू होता है, फिर वो ऊपर चला जाता है, फिर आपकी आँखों से भी पानी निकलने लगता है कभी कभी। बिकॉज होता ये है कि जो आँख की जो ख़तरे हैं, जो आपके टीयर्स हैं, वो उसकी जो डक है वो ब्लॉक हो जाती है, जो कि नाक के अंदर होती। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा सिनारियो बन जाता है। उसके बाद ये होता है कि जो रेशा जो है पीछे गिरता है गले में, और गले में फिर ख़राश हो जाती है, फिर कभी कभी खांसी भी होने लगती है, फिर कुछ लोगों को दमा है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसकी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं फीवर की, लेकिन ये सिंपली ये होता है कि वो पार्टिकल्स जो हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं, दिखते नहीं, वो आपने सांस में ले लिए और आपकी नाक में जाके रुक गए। तो जैसे हमारे मज़हब में है कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और वज़ू करते हैं, उसमें ख़ास तौर पे हमको बताया गया है कि नाक में पानी डालें और उसको साफ़ करें। उसकी वजह क्या है, साइंटिफिक उसका रीज़न यही है कि इस तरह की कोई चीज़ है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि जो आपकी नाक की जो हाइजीन है उसको कंटिन्यूसली इसको क्लीन करके रखें, बार बार इसको धोएं। उसके लिए नमक के पानी के स्प्रेज भी आते हैं बहुत सारे, ऐसे सी वाटर को एक स्प्रे में उन्होंने बना के रखा होता है, वो आप जाके ख़रीद सकते हैं। उससे आप इसकी इरिगेशन करके इसको साफ़ करके बार बार रेगुलरली इसको क्लीन करते रहें। या कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वैसलीन को लगा दें अंदर साफ़ करने के बाद, तो उससे ये होता है कि वो सारी चीज़ें चिपक जाती हैं और फिर वो एक्ट नहीं कर पाती जो आपके हेफी। ये बिल्कुल सिंपल रेमेडी है जिसको रोकने के लिए, या ऐसा बैरियर हो जाता है कि वो अंदर नहीं जाती सांस के।
तो ये चीज़ है। लेकिन अगर ये बिल्कुल जेन्युइन है फीवर है तो उसकी कई दवाइयाँ हैं, ओवर द काउंटर भी मिलती हैं, स्प्रेज होते हैं जिससे ये जो वर्म जो बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। जैसे जैन ने बताया कि इनको जाके ऑपरेशन कराना पड़ा, तो अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये बढ़ भी सकता है। उसको ट्रीट करके उसको दबाएं, उसकी जो स्वेलिंग जो हो गई है अंदर नाक की जो लाइनिंग की, उसको कम किया जाता है उन स्प्रेज के ज़रिए। और फिर जो है ये एंटीहिस्टामिन जो है ये रोकती हैं इसको, ये पानी जो बनता है बार बार जो आपको नाक बहरी होती है इसको रोकता है। तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बिकॉज आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं बिल्कुल। तो इसको बड़े आराम से इसको कंट्रोल किया जाता है, कई दवाइयाँ मौजूद हैं इसके लिए। लेकिन ये इसकी जो प्रिवेंशन यही है कि एक्सपोज अपने आप को बचाएं उस इलाके से, वो उस एरिया में जहाँ पे पोलन है। कभी कभी ये लिखा हुआ भी होता है, रिपोर्ट्स आती हैं इसकी कि भाई ये पोलन का काउंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो सब मास्क पहन के जाएं ताकि आपको एक्सपोजर ना हो, या वैसलीन लगाएं। ये चीज़ें हैं बचाने की। या फिर वहाँ पे ना जाएं, खिड़कियाँ ना खोलें गाड़ी की जब गाड़ी आप वहाँ से गुजर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारे एहतियाती तदाबीर हो गई जी। कि हम पोलन को अवॉइड करें। अक्सर सिम्टम्स ये भी हैं कि गले जी। में भी आपको इरिटेशन सी जी। फील होती है, लेकिन पता कैसे चले कि ये है फीवर है या ये जनरल हमारा नज़ला ज़ुकाम है बहुत या अच्छा कोई और सवाल। इन्फेक्शन है? जी जी। क्या इसका कोई टेस्ट होता है या किस तरह से पता चले? टेस्ट तो होता नहीं है, लेकिन ये होता है कि अगर पोलन का सीज़न जो है फीवर के सीज़न में अगर हो तो फिर ये है फीवर है, क्योंकि ये सीजनल होता है। अगर पूरा साल होता रहे और उससे कोई ताल्लुक़ ना हो कि भाई कहीं आपने जाके जैसे रूरल एरिया से गुजर गए या फिर पोलन के सीज़न में गए, और अगर थ्रू आउट द ईयर हो तो फिर ये है फीवर नहीं है, फिर उसको हम कहते हैं राइनाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये फिर किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से हो सकता है। जैसे मैंने जिक्र किया, एक जगह मैं जाता था अपने डेंटिस्ट के पास, तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी उनको लोगों के परफ्यूम से ये हो जाता था, इतना ज़्यादा रिएक्शन होता था कि कभी कभी एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो लोगों को किसी भी चीज़ से हो सकता है। एक मेरी पेशेंट थी जिनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, इतने ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद डिस्कवर किया कि वो कैंडल बनाती थी, खुशबू वाली कैंडल, तो उसकी खुशबू से उनको ये रिएक्शन होता था। तो इसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। जो नाक की जो अंदर की जो लाइनिंग है वो सूज जाती है एक रिएक्शन की वजह से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि फ़ाइंड आउट करें कि किस चीज़ से हो रहा है, और एक एक चीज़ को जो है इसके लिए नोट करने की ज़रूरत है। जैसे घर में कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, एयर फ्रेशनर हो रहा है, कोई परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा है, मे बी आप खुद नहीं कर रहे हो, कोई आपके जो है शौहर हैं, घर में बच्चे हैं वो कर रहे हो, उनसे भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इसका। तो ये सारी चीज़ एलिमिनेट करें सबसे पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, बेशुमार लोग जिनको है फीवर होता है वो रेगुलरली एंटीहिस्टामिन लेते हैं, जी। नेज़ल स्प्रेज लेते हैं, क्या ये इनका भी कोई साइड इफेक्ट होता है या कोई इसका लॉन्ग टर्म लेने की वजह से क्या बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक कॉलर मौजूद है, उनको जी। साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं कही जो ब्लड प्रेशर की टैबलेट है ये बिफोर ब्रेकफास्ट ले लेनी चाहिए, उस वक्त ज़्यादा सही रहती है। और मैं डायबिटिक भी हूँ और कोलेस्ट्रॉल भी है, तो मैं दवाइयाँ तो सब ले रही हूँ। और कोई 3 महीने पहले मेरे दांत में तकलीफ थी, तो मैं डेंटिस्ट के पास गई, फिर उन्होंने कोई एंटीबायोटिक दिए, फिर उन्होंने कहा इस दांत को निकालेंगे, कंसल्टेंट के पास रेफर किया। तो अभी कल मेरी अपॉइंटमेंट है, लेकिन मेरा दांत तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं घबरा रही हूँ, डायबिटिक भी हूँ, वो भी, तो मैं ऐसे स्ट्रेस में अभी हूँ कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। तो मेरा बानी इसका जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और आई एम श्योर कि अगर आप डेंटल प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि वो रिकवर हो गया तो जो भी डेंटिस्ट है वो उसको कंसिडर करेगा, लेकिन आप उसको क्या क्या जवाब देना चाहेंगे? तो एक तो इस चीज़ की फ़िक्र ना करें आप बिल्कुल, कि अगर आप जाएंगी तो ज़रूरी है, ये नहीं है कि आपके डेंटिस्ट आपको कोई ट्रीटमेंट देंगे। वो आपको चेकअप कर लेंगे, देखेंगे कि कहीं एब्सेस तो नहीं। कभी कभी ऐसा फ़ील होता है मरीज़ों को कि ये ठीक हो गया, लेकिन वो आधी बीमारी रहती है, तो उसको चेक करवा लें आप, पता चल जाए कि कोई एब्सेस तो नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं। एक तो ये बात, क्योंकि एज अ डायबिटिक आप हाई रिस्क हैं इन्फेक्शन के लिए कंपेयर टू दूसरे लोगों के लिए, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर का आपने कहा था कि किस वक्त लें, तो यूजली हम कहते हैं कि सुबह ले लें, ताकि लोग सुबह में हर चीज़ याद रखते हैं, वरना ये होता है कि शाम में अगर लें तो आप भूल जाते हैं। इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज़ लॉन्ग एज़ कि आप वो दवाई हर रोज़ उसी टाइम पे ले रहे हो, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं आजकल वो 24 घंटे उसकी ड्यूरेशन होती है, तो पूरे 24 घंटे के बाद उसका असर ख़त्म होता है। तो सेम टाइम पे लें और खाने से पहले लें, सुबह नाश्ते से पहले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेगुलर तरीके से लें आप, और ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल सही कंट्रोल हो। और ये बात याद रखें कि आपका जो ब्लड प्रेशर, जो कि आप डायबिटिक हैं, वो आम लोगों के जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनसे कम होगा, उसका लेवल उससे कम होना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक में डबल
सेफ्टी की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ब्लड प्रेशर जो आम लोग हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनका लेवल हम अलग रखते हैं और जो डायबिटिक हैं उनका थोड़ा कम रखते हैं। तो आपको तो बहुत सबसे जब पहली चीज़ जो है कि आप एक मशीन ख़रीद लें और चेक करते रहें रेगुलर बेसिस पे कि ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्विकली क्योंकि प्रोग्राम का बिल्कुल इख्तिताम का वक्त है, जो हेवी फीवर की जो मेडिकेशन है जी जी और सिट्राजिन स्पेशली या जी, और जी। जो एंटीहिस्टामिन्स हैं जी जी उनका लॉन्ग टर्म लेने पे क्या साइड इफेक्ट होता है, लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म जी। हेवी फीवर की? इवन जी, कि मुझे याद है कि जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था उस वक्त मुझे कहा गया था कि जो डीकंजेस्शन मेडिकेशन है उनको अवॉइड करें, वो जी। ज़्यादा रेगुलरली ना लें। जी। लिटरली 30 सेकंड्स में इसको रैप अप कर तो दीजिएगा। एंटी हिस्टामिन से तो कोई नुकसान नहीं होता, बहुत से बहुत ये होता है कि उसका असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो स्प्रेज हैं उसमें जो स्टीरॉयड वाले स्प्रे होते हैं उससे ये होता है कि जो लाइनिंग है वो आपकी थिन हो जाती है, या फिर जो डीकंजेस्टेंट है उससे फिर रीबाउंड इफेक्ट भी होता है। तो उनको रेगुलर तरीके से ना लें, उसको इंटरमिटेंटली लें और फिर छोड़ दें जब बिल्कुल ज़रूरत हो। और दूसरी चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकती हैं आप, वो सॉल्ट वाटर के स्प्रे हैं, वो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें वो बेहतर है बजाय स्टीरॉयड वाले स्प्रेज जो हैं रेगुलर तरीके से यूज़ करने बिल्कुल। और के। सॉल्ट वाटर का जो है काम, अगर आप सॉल्ट वाटर से अपने नाक को रेगुलरली रिंस भी करें वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है, ताकि अगर कोई म्यूकस आपके नाक में या साइनस में मौजूद है ताकि वो क्लियर हो जाए। अगर वो वहाँ पे मौजूद रहेगा वो इन्फेक्शन कॉज करेगा और इस तरह रेगुलर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी आपको नज़ला ज़ुकाम से रिलेटेड या हाई फीवर से रिलेटेड। जस्ट टू रिमाइंड यू नाज़रीन के, क्योंकि एक मुख्तसर सा प्रोग्राम है और इसका मकसद ये है कि हम आपके लिए आसानियाँ बांटें, हम आपको मेडिकल रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके बेहतरीन तदबीर दें। इसी तरह ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे अगले हफ्ते। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।